सारे पॉजिटिव इंटरैक्शंस डिस्कस करने के बाद अब आगे जो हमारी अगली कैटेगरी आ गई वो है नेगेटिव इंटरैक्शंस की। नेगेटिव इंटरैक्शंस में एक नेगेटिव जरूर आएगा किसी ना किसी का। मतलब जैसे मैंने कहा प्लस माइनस वाले रिलेशन भी हो सकते हैं। एक प्लस होने के बावजूद भी इनकी कैटेगरी जो कहलाती है वो नेगेटिव इंटरैक्शंस की कहलाती है। जैसे उनको इकोलॉजिकली रखा गया है वैसे ही रखे रहने देंगे, अपने आप कैटेगरी डिसाइड करने की कोशिश नहीं करनी है। तो नेगेटिव इंटरैक्शंस में किसी ना किसी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आएगा, जिसको वही पुरानी कहानी है, जिसको आप प्लस लिखेंगे उस एक स्पीशीज को बेनिफिट होगा और जिसको माइनस लिखेंगे उस दूसरी स्पीशीज को लॉस होगा। एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे स्पीशीज को लॉस हो रहा है, प्लस माइनस का मतलब। अब इसमें नेगेटिव इंटरैक्शन में मैंने पहला केस लिया एक्सप्लॉयटेशन का। एक्सप्लॉयटेशन शब्द का यहां इकोलॉजिकली क्या मीनिंग है? एक स्पीशीज दूसरे से बेनिफिट लेगी, यही तो मतलब बन रहा है प्लस माइनस का भी। एक स्पीशीज दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रही है भोजन प्राप्त करने के लिए, यह कहला रहा है क्या? एक्सप्लॉइटेशन। अब भोजन प्राप्त करने के इसमें दो साधन है, एक है प्रीडेशन और एक है पैरासाइटिज्म। बेसिक मीनिंग आप पहचानते हैं। प्रीडेशन में एनिमल दूसरे को मार के खा जाता है, तो जिसको भोजन मिला उसके लिए प्लस, जो मारा गया उसके लिए टोटल माइनस, खत्म ही हो गया, लॉस क्या? टोटली लॉस हो गया। पैरासाइटिज्म में भी कहानी तो बेसिकली यही है, पैरासाइट को भोजन मिलेगा और जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा उसको धीरे धीरे लॉस होगा। ठीक है, तुरंत नहीं मरेगा लेकिन धीरे धीरे लॉस होगा। पर दोनों के मामले में एक बात कॉमन है कि ये एक स्पीशीज के द्वारा दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन है भोजन के लिए। एक स्पीशीज दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रही है यहां पर। तो बेसिक जो मीनिंग यहां पर बन गया वो बन गया एक्सप्लॉइटेशन का, वन स्पीशीज एक्सप्लॉइट्स अनदर स्पीशीज। जिसको फायदा मिल गया उसको हमने लिख दिया बेनिफिट हो रहा है, जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो गया उसको क्या हो रहा है? लॉस। और ये लॉस दो अलग अलग प्रकार के हैं। प्रीडेशन में ऑर्गेनिज्म मारा गया और पैरासाइटिज्म में धीरे धीरे नुकसान हो रहा है। दोनों का डिटेल आपके सिलेबस में है, दोनों का डिटेल आएगा। ये तो हमने बेसिक जान लिया नेगेटिव इंटरैक्शन में पहले केस का, एक्सप्लॉइटेशन का। अब मैंने कहा दोनों का डिटेल आपके सिलेबस में है, तो पहले डिटेल लेते हैं प्रीडेशन का। ये आ गया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन बनते हैं प्रीडेशन में से। बड़ा इंटरेस्टिंग इकोलॉजिकल रिलेशन है प्रीडेशन। देखने में तो बहुत सिंपल लगता है ना, एक जानवर ने मार के दूसरे को खा लिया, टाइगर ने अटैक किया, हिरन को मार के खा गया, प्रीडेशन है। लेकिन इसके इकोलॉजिकल मीनिंग बड़े हैं, इसमें से कई कैटेगरी के सवाल बनते हैं। प्रीडेशन हमने कहा प्लस माइनस, क्लियर लिखा। अब थोड़ा इलेबोरेट किया, प्लस किसके लिए? प्रीडेटर के लिए। क्या प्लस है? उसको मिला है भोजन। प्रीडेटर रिसीव्स फूड। कैसे भोजन मिला? बाय किलिंग द प्रे। प्रे को मार के उसको क्या मिल गया? भोजन मिल गया, बाय किलिंग द प्रे। तो प्रे के लिए माइनस है, टोटल माइनस है जी। तो यहां पर इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एक्सप्लॉइटेशन तो चल रहा है, प्लस माइनस रिलेशन है। भोजन के लिए मारा है। किसके लिए मारा है? प्रीडेटर ने भोजन के लिए किल किया है प्रे को। प्रे मतलब क्या है? शिकार। अंग्रेजी ठीक समझनी है, PREY लिखा है, PRAY नहीं लिखा है। वो प्रार्थना वाली बात नहीं हो रही है कि प्रे, PREY लिखा है, प्रे, शिकार। और प्रीडेटर कौन है? ये शिकारी है। तो ये शिकार शिकारी का गेम चल रहा है यहां जंगल में। इस शिकार शिकारी के गेम में प्रीडेटर को फायदा हो गया और प्रे को नुकसान हो गया, मारा गया। अब ये छोटी चीजें, बेसिक चीजें एकदम जो आपको दिखती हैं अपने चारों तरफ, दैट प्रीडेटर इज मोस्टली लार्जर देन प्रे। मैंने थोड़ा संभल के लिखा है मोस्टली। क्यों लिखा है? ज्यादातर केस में तो देखो ऐसा ही है कि जो शिकार करने वाला एनिमल है वो बड़ा है साइज में, लेकिन कभी कभी हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो प्रीडेटर होते हैं ना, ये बड़े सक्षम होते हैं।
इनमें किलिंग एबिलिटी जो होती है, इनकी किलिंग की जो चतुरता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अपने से बड़े एनिमल को भी अटैक करके कई बार सक्सेसफुली मार देते हैं। तो इस कारण से हमने मोस्टली लिखा है, जैसे क्या मौका पड़ने पर कोई टाइगर अपने से बड़े एनिमल को अटैक कर सकता है, एलिफेंट को भी अटैक कर देता है कभी मौका पड़ने पर। खासकर कोई एलिफेंट का बच्चा है जो साइज में उससे बड़ा होगा, लेकिन अटैक कर देगा, मौका मिलने पर मार देगा। कई बार जो कैटल वगैरह होते हैं, सांड होते हैं जंगल में, तो उसमें अगर उनका झुंड है तो अटैक करने से बचेगा, लेकिन कोई अकेला मिल गया तो उसकी गर्दन पकड़ लेगा, और एक बार ढंग से पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। थोड़ी बहुत देर जानवर तड़फड़ाएगा, उसको पता है उसने उसका विंड पाइप पकड़ लिया है, और अल्टीमेटली जानवर कितना बड़ा हो बैठ जाएगा जमीन पे थोड़ी देर में। तो इसका मतलब ये प्रेडेटर, मैंने कहा, बहुत इनकी जो प्रिडेशन एबिलिटी है वो बहुत शार्प है, नेचर ने इनको ये एबिलिटी प्रोवाइड की है। अब हमने कहा मारा क्यों? भोजन के लिए। अब इसी का टेक्निकल पॉइंट कैसे बनता है? एनसीईआरटी कहता है प्रिडेशन जो है वो मेन कॉन्ड्यूइट है। ये यहां पर ये ऑफ नहीं आना चाहिए। जो प्रिडेशन है इज मेन कॉन्ड्यूइट। ये अंग्रेजी एनसीईआरटी की, महान अंग्रेजी लिखता है एनसीईआरटी, कॉन्ड्यूइट, CONDUIT, कॉन्ड्यूइट। कॉन्ड्यूइट का मतलब पाथ, मतलब मार्ग की बात हो रही है। प्रिडेशन इज द मेन कॉन्ड्यूइट ऑफ एनर्जी फ्लो। जंगल में प्राकृतिक जो सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम्स है, उसमें एनर्जी फ्लो का मुख्य साधन प्रिडेशन है, एनसीईआरटी कहता है। बिल्कुल सही कहता है। प्लांट ने भोजन बनाया, उसको हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर को फिर आगे छोटे कार्निवोर ने खाया, फिर उसको उससे बड़ा कार्निवोर खा गया। क्या चल रहा है? प्रिडेशन चल रहा है। एक को दूसरा खाए जा रहा है। किस लिए खा रहा है? मनोरंजन के लिए ना, भोजन के लिए, एनर्जी के लिए खा रहा है ना। तो इसका मतलब प्रिडेशन एनर्जी फ्लो का मुख्य साधन है, मुख्य साधन, मुख्य मार्ग है प्रकृति के अंदर प्रिडेशन जो है। तो कॉन्ड्यूइट शब्द याद रखेंगे। इस पर सवाल बन जाता है, अंग्रेजी वहां पकड़ में नहीं आया, एग्जाम में तो दिक्कत हो जाती है फिर। तो यहां पर ये पॉइंट एज इट इज रटा होना चाहिए और मीनिंग भी पता होना चाहिए कि प्रिडेशन एनर्जी फ्लो का मेन कॉन्ड्यूइट है और अपने आप जुड़ता है। भोजन के लिए ही सब तो कार्रवाई चल रही है ये। तो इसका मतलब ये हमारा बेसिक पॉइंट एनर्जी फ्लो का तैयार हो गया। लेकिन क्या नेचर में प्रिडेशन का बस इतना ही रोल है, भोजन देना? ना, इससे और ज्यादा रोल है नेचर में प्रिडेशन के। पहले तो ये जानना है एनसीईआरटी का पॉइंट। हाँ जी, थोड़ा टेढ़ा पॉइंट है लेकिन बहुत बढ़िया है और इससे डिविएट नहीं होना है। एनसीईआरटी कहता है हर्बीवोर्स आर प्रीडेटर्स ओवर प्लांट्स। हर्बीवोर जो कैटल वगैरह हैं, जो घास खा रहे हैं, पेड़ पौधों को खा रहे हैं, वो भी प्रीडेटर्स हैं। हाँ जी, मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अपनी नॉलेज लगाकर एनसीईआरटी के साथ गुत्थम गुत्था नहीं करनी है। वो सही लिख रहा है, हमें बात कितनी देर में समझ में आएगी बात अलग है, पर उसने ठीक लिखा है, वो ठीक लिखा हुआ है। बच्चे के डाउट क्या क्या होते हैं? बच्चे के डाउट होते हैं, सर हर्बीवोर ने प्लांट को खाया तो इसमें क्या गारंटी है कि प्लांट को पूरा खा लिया? प्रिडेशन में तो मर जाता है। वो एक जनरल पॉइंट है कि शिकार मर जाता है। इसलिए मर जाता है क्योंकि अगर हिरन को टाइगर आधा खा ले तो क्या बचा हुआ आधा हिरन जिंदा रह सकता है? कैसे रहेगा? लेकिन पेड़ पौधे में ग्रो करने की ऐसी एबिलिटी है कि अगर घास को ऊपर से जानवर आधा भी खा गया तो वो दोबारा उग जाती है। अरे जिस जानवर ने खाया था उसने तो मारने के बराबर ही खा दिया। ये घास जो दोबारा उगी है तो ये तो इसका मतलब है इसकी अपनी रिप्रोडक्शन एबिलिटी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। तो साइंस के हिसाब से तो ये एज गुड एज न्यू प्लांट माना जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो सही लॉजिक लगाना है। तो जब एनसीईआरटी कहता है कि हर्बीवोर भी प्रेडेटर है तो सही बोल रहा है वो। इवन एनसीईआरटी जो इंसेक्ट पौधों के पत्ते खा रहे हैं, क्योंकि जिंदा प्लांट के पत्ते खा रहे हैं ना, वो गिरी हुई पत्तियां खाएं तो कहानी अलग है, वो आगे आएगी। लेकिन एक जिंदा प्लांट के पत्तों को अगर खा रहे हैं वो,
तो वो भी पैरासाइट, वो भी प्रीडेटर ही माने जाते हैं। उनको भी एनसीईआरटी लिखता है कि वो प्रीडेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट अपनी जगह से बिल्कुल भी डिविएट नहीं होना चाहिए कि क्या हर्बीवोर भी प्रेडेटर हैं, बिल्कुल। इसलिए अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, पौधे ने भोजन बनाया, हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर को छोटे कार्निवोर ने खाया, बड़ा कार्निवोर खा गया, प्रेडेशन चल रहा है। तो मैंने प्लांट से जो भोजन गया उसको भी किस में रखा था, प्रेडेशन में, मेरे एग्जाम्पल में, यही पॉइंट की वजह से। अब और एनसीईआरटी के अच्छे पॉइंट आते हैं। स्पैरो ईटिंग सीड इज ऑल्सो प्रीडेटर। स्पैरो तो एक कहने के लिए पॉइंट आ गया, स्पैरो हो या कोई और बर्ड हो, कोई एनिमल हो, अगर वो सीड खा रहा है तो वो भी प्रीडेटर है। क्यों? क्योंकि सीड के अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो तो पूरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये तो ऑर्गेनिज्म खाया गया ना, तो इसका मतलब सीड खाना भी प्रीडेशन है। मैं जैसे ही ये बोलता हूं तो तुरंत बच्चे के सवाल, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सारे सवाल आते हैं। सर अगर हमने आम खाया और उसके बाहर का हमने जो फ्लैशी पार्ट है वो खा लिया तो क्या हम प्रीडेटर हो गए? ना, उसमें आपने सीड नहीं खाया, वो फ्लैशी पार्ट खा लिया, वो स्टोरी अलग है। सीड खाएं जिस केस में भी सीड खाएं वहां प्रीडेटर माने जाओगे। तो सीड खाने वाले केस में है, मैंने इसीलिए तो एम्ब्रियो लिखा है ना। तो जो लिविंग कंटेंट है फ्लैशी पार्ट में तो टूट के गिर गया, पक गया, उसके बाद थोड़े समय बाद बाहर का कंटेंट लिविंग नहीं है, लेकिन अंदर जो एम्ब्रियो है वो तो लिविंग है ना। तो सीड वाला पार्ट जो है वो लिविंग है। तो इसलिए क्वेश्चन को इंटेलिजेंटली लेना है। फिर उसके बाद प्रीडेटर्स हेल्प इन कंट्रोल ऑफ प्रे पॉपुलेशन। नहीं, उसमें पहले से लिखा है प्रीडेटर्स हेल्प टू कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। बिल्कुल सही, मैं यहां पर हमने मेंशन किया है कि ये प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में रोल प्ले करते हैं। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जंगल में अगर टाइगर नहीं हो तो ये जो हर्बीवोर हैं, कैटल हैं, डियर हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत असीमित हो जाएगी जी, रोकने वाला कोई होगा ही नहीं। घास खाओ, जिंदगी के मजे लो, घास खाओ, जिंदगी के मजे लो, पॉपुलेशन बढ़ाते रहो। अरे उसको कोई खाएगा तब तो पॉपुलेशन नियंत्रित होगी, वरना तो खाली मरने पर निर्भर हो जाएंगे कि प्राकृतिक रूप से कम मरेंगे। तो इसका मतलब जो प्रेडेटर होता है वो जंगल के अंदर प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। हाँ जी, देखो जंगल में पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होता है। ह्यूमन बींग्स तो बहुत मजेदार लाइफ जी रहे हैं ना, अपनी समझदारी ताकत के बल पर उन्होंने तो खुद को जंगल के बाहर निकाल लिया ह्यूमंस ने। अब हम जंगल में थोड़ी रहते हैं, कभी पहले ह्यूमंस भी जंगल में रहते थे, उनको बहुत पहले समझ में आ गया यहाँ खतरा है बेटा, जंगल छोड़ दो। पहले जंगल के बाहर झोंपड़ी बनाई, फिर गांव बसा दिए, कच्चे मकान बनाए, पक्के मकान बनाए, बड़े बड़े शहर, ऊंचे फ्लैट बना दिए। तो ह्यूमंस ने बहुत तरक्की कर ली, खुद को बचा रहे हैं प्रेडेशन से और पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं तेजी से। जंगल में ऐसा नहीं है, जंगल का कानून बिल्कुल अलग है, वहां तुरंत कंट्रोल अवेलेबल है। कौन? प्रीडेटर। फिर प्रीडेटर्स कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट। जब कोई किसी को मार के किल करके कंट्रोल करेगा तो हो गया ना बायो कंट्रोल एजेंट। हम अपनी चॉइस से भी तो उसको उपयोग कर सकते हैं। इसको एनसीईआरटी कैसे प्लेस करता है? एनसीईआरटी स्टोरी सुनाता है, जिसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है अपने एग्जाम्पल में। एनसीईआरटी स्टोरी सुनाता है, स्टोरी बोलता हूं पहले। कहता है ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड्स में प्रिकली पियर कैक्टस की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई। इकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि आखिर कैक्टस इतने ज्यादा क्यों ग्रो कर रहे हैं, इतना डोमिनेट किए जा रहे हैं, सब जगह फैले जा रहे हैं। स्टडी करके रिजल्ट आया कि ये कैक्टस बाहर से लाकर वहां ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड में उगाए गए। जहां से उस कैक्टस को लाए थे वहां पर इन कैक्टस को खाने वाला एक इंसेक्ट, एक मोथ पाया जाता था, जो इसको खाता रहता था, जिससे कैक्टस की ग्रोथ नियंत्रित रहती थी, कंट्रोल रहती थी। लेकिन अब कैक्टस तो ले आए,
लेकिन उस इंसेक्ट को तो वहां से लाई नहीं, तो क्या हो गया, कंट्रोलर गायब है। कंट्रोलर गायब है तो कैक्टस ज्यादा ग्रो कर गए। जब ये रिजल्ट आया तो बाहर से वो मोथ भी उस एरिया में इंट्रोड्यूस किए गए, उनको वहां पर लाकर फैलाया गया। उन मोथ्स ने, उन इंसेक्ट ने उन कैक्टस को खाया और कंट्रोल कर दिया। तो आपको क्या क्या बातें समझ में आनी चाहिए? क्या किसी प्लांट की एक्सेसिव ग्रोथ भी मुसीबत पैदा कर सकती है? यस। क्या उसके भी कंट्रोल की जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल। जैसे आप एग्जाम्पल आ गया प्रिकली पियर कैक्टस का। फिर एनसीईआरटी अपनी महान अंग्रेजी का उदाहरण देता है, रिप्रेजेंटेशन देता है, और ग्रासलैंड को ग्रासलैंड लिखने के बजाय लिखता है रेंजलैंड्स। बच्चा बेचारा यहां फंस जाता है कि रेंजलैंड कौन है, कौन सी रेंज की बात हो रही है। रेंजलैंड और कुछ नहीं है, जो मैंने साधारण अंग्रेजी लिखी है, ग्रासलैंड है। पहले लिख दिया मैंने साधारण अंग्रेजी। तो इन ग्रासलैंड में प्रिकली पियर कैक्टस ज्यादा उग गए। उसको कंट्रोल करने के लिए बायो कंट्रोल एजेंट मोथ का उपयोग किया इकोलॉजिस्ट ने। तो आप देखो बायो कंट्रोल का हो गया। और जनरल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। किसी जगह पर खेत को खाने वाले फसल को, हाँ खेत में होगी फसल, मिट्टी थोड़ी खा जाएंगे, खेत में जो फसल है उसको खाने वाले कुछ इंसेक्ट हैं जो फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर कोई बर्ड उन इंसेक्ट को खाती है तो वो बर्ड भी तो बायो कंट्रोल एजेंट है, प्राकृतिक रूप से पाई जाती है तो वो बायो कंट्रोल एजेंट का काम कर ही रही है। प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हो तो हम उसको वहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोल है प्रीडेटर का वो एक बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी देखा जाता है। तो मैंने कहा था ना मल्टीपल रोल है। फिर इसके बाद और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेवल बढ़ गया जी। Predators also help to maintain diversity of prey species। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहली बार तो सुनने में उल्टा लगता है। पॉइंट कह रहा है कि जो प्रे है, जो शिकार है, उसकी जो अलग अलग स्पीशीज है उनकी डाइवर्सिटी मेंटेन करने में प्रीडेटर हेल्प करता है। मतलब पता है क्या कहना चाह रहा है कि टाइगर जो हिरन को, कैटल को, किसी गोट को, बकरी को और जंगल में पाए जाने वाली कोई गाय भैंस को इनको खा रहा है, तो इससे जो हर्बीवोर हैं उनकी डाइवर्सिटी मेंटेन होती है। पहली बार तो सुनने में लगता है अरे यार खा के उसको मार दिया तो काय की डाइवर्सिटी, पर ध्यान से पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी कि वो ठीक बोल रहा है कि डाइवर्सिटी मेंटेन होती है। पहले मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, अपने लेवल पर समझाता हूं, फिर एनसीईआरटी के टेक्निकल लैंग्वेज पर आऊंगा। सुनना ध्यान से। आप एक बात देखो कि अगर जंगल में प्रीडेटर नहीं हो, जैसे मैंने कहा हर्बीवोर एनिमल्स हैं, अलग अलग लेवल के हर्बीवोर ले लेता हूं। रैबिट है, खरगोश है जंगल में, गोट है, बकरी है, बफेलो है, फिर जेब्रा है, एलिफेंट है, ये सब घास खा रहे हैं। अब अगर जंगल में इनको खाने वाला कोई नहीं हो, रैबिट, ज़ेब्रा, गोट, कैटल, एलिफेंट, इनके ऊपर अटैक करने वाला कोई नहीं हो, तो क्या होगा, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो सारे हर्बीवोर्स के बीच में आपस में भारी झगड़ा होगा घास खाने के लिए, कौन खाएगा। तो इस झगड़े में जब कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा तो जो कमजोर हर्बीवोर है उसको सबसे पहले लात मार के भगाया जाएगा कि तुझको खाना खाने नहीं देंगे। तो कमजोर हर्बीवोर को या तो एरिया छोड़ना पड़ेगा या दुनिया छोड़नी पड़ेगी। हाँ जी, वो मारा जाएगा, गायब हो जाएगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा। कमजोर हर्बीवोर को भी भोजन मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि सबकी संख्या नियंत्रित रहे, कंट्रोल्ड रहे, ये जरूरी है। आई बात समझ में? डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, क्योंकि अगर भोजन की कमी हुई तो ये सबसे पहले रैबिट को मार के भगाएंगे, तो रैबिट को ऐसी स्थिति में भोजन नहीं मिलेगा। भोजन नहीं मिलेगा तो वो समाप्त हो जाएंगे एरिया से। तो कमजोर हर्बीवोर को भोजन तभी मिल पाएगा जब सारे हर्बीवोर का कोई कंट्रोलर है, सबकी संख्या नियंत्रित है, कंपटीशन एक्सेस में नहीं है, और इसी को क्या कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी मेंटेन होती है। तो आया ना समझ में कि क्या प्रीडेटर के द्वारा पॉपुलेशन कंट्रोल होती है? यस। क्या इस पॉपुलेशन कंट्रोल के द्वारा अलग अलग प्रे की जो स्पीशीज है उनकी सबकी उपस्थिति बनी रहती है? यस। वरना तो केवल ताकतवर प्रे ही बचेगा, कमजोर वाला बच नहीं पाएगा। इसको एनसीईआरटी ने कैसे लिया? क्योंकि वो तो एग्जाम्पल विदेशी किताब से लेता है ना, तो वो तो बड़ा एग्जाम्पल लाता है, ऐसा लिखता है जो बच्चे को देरी में समझ में आए। वो कहता है कि पाइजेस्टर स्टारफिश एक प्रीडेटर है
किसके ऊपर? इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर। ये इनवर्टिब्रेट्स, कई प्रकार की स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स की उनको खाती है। अब देखो, मैंने आपको कहानी सुना दी, पर इकोलॉजी में कोई चीज तो टेक्निकली तब करेक्ट मानी जाएगी ना जब एक्सपेरिमेंट होगा। तो इकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? यहां लिखता है एनसीईआरटी, इन एन एक्सपेरिमेंट, इस एक एक्सपेरिमेंट में इस पाइजेस्टर स्टारफिश को, एरो इधर आ रहा है ना, तो इस किसको रिमूव किया? स्टारफिश को। रिमूव्ड फ्रॉम इंटरटाइडल एरिया ऑफ पैसिफिक ओशन। जो इंटरटाइडल एरिया होता है वो समुद्र के किनारे के हिस्से को कहते हैं। उस किनारे के हिस्से में जो स्टारफिश पाई जाती थी उनको क्या किया? सबको इकट्ठा कर लिया, बैग्स में भरा और किसी और दूसरी जगह जाकर समुद्र में कहीं बहुत दूर छोड़ आए। उस आसपास के एरिया को खाली कर दिया, उसमें स्टारफिश रिमूव कर दी, वहां से पाइजेस्टर स्टारफिश रिमूव कर दी। कुछ दिन में इसका क्या रिजल्ट देखने के लिए मिला? जो अलग अलग प्रकार के इनवर्टिब्रेट्स थे उनकी पॉपुलेशन अलग अलग स्पीशीज की बढ़ गई। एरो ऊपर लगाए, मतलब पॉपुलेशन क्या हो गई? बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ गई तो इन सब में आपस में भारी कंपटीशन हो गया, कंपटीशन इंक्रीज्ड। जब कंपटीशन इंक्रीज होगा तो मैंने समझाया, कमजोर को खाना नहीं मिलेगा। एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी वीक स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ये रिजल्ट आया। कई कमजोर स्पीशीज इनवर्टिब्रेट की उस एरिया से एक्सटिंक्ट हो गई, दुनिया से नहीं, वो एक्सपेरिमेंट एरिया, उस एरिया से एक्सटिंक्ट हो गई। तो कमजोर स्पीशीज भी बची रहे, इसका की जिम्मेदारी भी किसके ऊपर है? प्रीडेटर की। मैंने कहा था ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है इसमें। तो देखो, पूरे को कनेक्ट करूंगा, पिछले वाले पॉइंट से आ रहा है। प्रीडेटर पॉपुलेशन कंट्रोल करता है अलग अलग प्रे स्पीशीज की। सबकी पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी तो सबको भोजन मिलेगा। अगर प्रीडेटर नहीं होता, सबकी पॉपुलेशन बढ़ जाती, भोजन की कमी होती, आपस में झगड़ते, जो प्रे हैं वो आपस में झगड़ेंगे तो कमजोर वाले प्रे को भोजन नहीं मिलेगा, जिसके कारण उसका एक्सटिंक्शन हो सकता है। ये मुसीबत नेचर में पैदा ना हो, इसके लिए भी कौन सहायता करता है? प्रीडेटर सहायता करता है। पूरा पॉइंट आ गया एक्सप्लेन। फिर उल्टा सवाल बनता है कि सर प्रीडेटर तो मार के खा रहा है और ये ज्यादा मार के खा गया तो तबाही मचा दी जंगल में टाइगर ने कि मेरे पास हिरन मारने की एबिलिटी है, तो ऐसा करो कि अटैक करते रहो, बस मार के ढेर लगा दो, कितना खाया जाएगा बाद में देखेंगे। नेचर ने एबिलिटी दी है मारने की तो जो मिले मारो ना। जंगल में ऐसा नहीं होता। एनसीईआरटी कहता है प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट, प्रीडेटर्स प्रूडेंट होते हैं। प्रूडेंट जो शब्द है इसकी हिंदी क्या मिलती है? कहलाता है विवेकी। विवेकी, हाँ, थोड़ी हिंदी आपको सख्त लगेगी पर अंग्रेजी भी सख्ती है। प्रूडेंट, विवेकी मतलब समझबूझ से कार्य करने वाला। तो यहां समझबूझ की कहानी कैसे आ गई? समझबूझ से, सोच समझ के सही स्टेप लेने वाला है प्रीडेटर। तो प्रीडेटर इतना होशियार है? हाँ जी, बिल्कुल इतना होशियार है। मैंने पहले भी एक दिन कहा था, आज फिर बोलता हूं, टाइगर के पास, लॉयन के पास शिकार को मारने की एबिलिटी है, लेकिन वो उस ताकत का दुरुपयोग नहीं करता। केवल पेट भरने के लिए ही अटैक करेगा। और अगर पेट भरा हुआ है तो हिरण का झुंड सामने से भी जा रहा होगा, बिना वजह अटैक नहीं करेगा। अगर उसने अभी खाना खाया है, हिरण का झुंड जा रहा है, पेट भरा हुआ है, खाने के लिए भूख ही नहीं है, तो ऐसा थोड़ी करता है कि अच्छा चलो इसको ताकत दिखाते, बिना वजह ही दो चार को चपेट देते। अरे वो बड़े सोच समझ से काम कर रहा है। आज हिरण को बिना वजह मार देगा तो कल क्या खाएगा? ऐसे तो हिरण की स्पीशीज समाप्त हो जाएगी ना, भोजन ही समाप्त हो जाएगा बिना वजह किलिंग करेगा तो प्रीडेटर बिना वजह किलिंग नहीं करता। इसी को एनसीईआरटी लिखता है प्रूडेंट होता है, विवेकी होता है, समझबूझ से कार्य करता है। उसको भी एक नेचुरल, ये बात इसका मतलब समझ है कि इसको अननेसेसरी किलिंग करने से कोई फायदा नहीं है। भूख लगेगी तो मारेंगे, मतलब देखो नेचर इंटेलिजेंट है। जिसको अपन
सामान्य भाषा में कहते हैं कि नेचर के पास ना पेट भरने के तो साधन हैं, भोजन देगा, लालच का कोई इलाज नहीं नेचर के पास कि आप इतना लालच करें कि आप स्टोरेज बना दें हिरन का कि चलो कोल्ड स्टोर तैयार करते हैं, इसमें मार मार के रख लेते हैं, इकट्ठा बाद में खाएंगे इनको। ऐसे थोड़ी करता टाइगर। तो दे किल ओनली फॉर फूड, डू नॉट किल प्रे अननेसेसरी। ये अननेसेसरी किलिंग नहीं करते हैं, बिना वजह के, बिना आवश्यकता के किलिंग नहीं करते हैं। या इसको मैं कई बार हिंदी में ऐसा भी कहता हूं कि मनोरंजन के लिए किलिंग नहीं करते हैं। टाइगर्स, लॉयंस, अदर प्रीडेटर्स, दे डोंट किल फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए किलिंग नहीं करते हैं, ह्यूमंस करते हैं। मनोरंजन के लिए किलिंग ह्यूमंस करते हैं। जंगल में जो जानवर है, आप देखो इंटेलिजेंस का अंतर, वैसे तो ह्यूमन इंटेलिजेंट है, लेकिन जंगल के जानवर की नेचुरल इंटेलिजेंस कितनी बड़ी है। दे डोंट किल फॉर मनोरंजन, ह्यूमंस डू। तो इसका मतलब खतरनाक है, क्योंकि भाई पेट भरने की लिमिट है ना, मनोरंजन की लिमिट थोड़ी है। कितना ही मारते रहो, एक्सटिंक्शन हो जाएगा ना। दुनिया में इतनी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने में ये भी तो एक बड़ा कारण है ना। ह्यूमन बींग्स ने तबाही मचा रखी है, मारो काटो वाली, उसका कोई लिमिट थोड़ी है। तो ये बिना वजह किलिंग नहीं करते। तो यही बिहेवियर क्या कहला रहा है? प्रूडेंट कहला रहा है। इससे फायदा क्या हुआ? फिर अंग्रेजी, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रे। इससे प्रे का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने से बच जाता है, क्योंकि अगर हिरन जैसे, कैटल जैसे स्पीशीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, उसका उपयोग हद से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? स्पीशीज खत्म हो जाएगी। तो भाई कल भोजन कहां से मिलेगा? तो ये जो प्रूडेंट बिहेवियर है, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बचाने में सहायता करता है। अब देखो, मैंने कहा था ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। देखने में तो सिंपल लगता है ना, शिकार गया, मार के खाना खा लिया, लेकिन क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के हैं। तो ये प्रूडेंट बिहेवियर आ गया। अब पॉइंट आता है अगले लेवल का, क्या शिकार में भी अपने आप को बचाने की कुछ एडाप्टेशंस हैं? एक तो है कि अननेसेसरली प्रे के ऊपर प्रेडेटर अटैक नहीं करता। फिर उल्टी स्टोरी है, क्या शिकार के पास, प्रे के पास भी कुछ एबिलिटी है खुद को बचाने की? उनको कैसे मेंशन किया है? एडाप्टेशंस अगेंस्ट प्रेडेशन, प्रेडेशन से बचाव की क्या एडाप्टेशन हो सकती है? वो कई तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट है और कई बढ़िया क्वेश्चन भी बनते हैं। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज, ब्लेंडिंग और मिक्सिंग विद एनवायरमेंट, बहुत साधारण डेफिनेशन है। सराउंडिंग एनवायरमेंट में खुद को इस प्रकार से मिक्स कर देने की एबिलिटी कि आप वहां छिप जाओ, आसानी से दिखाई ना दो, यही क्या कहलाती है? कैमोफ्लाज कहलाती है। बॉडी का कलर, बॉडी के ऊपर मार्किंग्स, ये कई ऐसे पैटर्न होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को कहीं पत्तियों के बीच में, कहीं किसी प्लांट पर छिपने में सहायता करते हैं। तो ये कैमोफ्लाज कहलाता है। उसी को बोलते हैं ब्लेंडिंग और मिक्सिंग विद एनवायरनमेंट। सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसके साथ खुद को इस प्रकार से मिक्स कर दिया कि दूर से प्रेडेटर आसानी से पहचाने नहीं। बहुत आसान कैटेगरी का एग्जाम्पल लिया पहले, ग्रीन इंसेक्ट्स ऑन लीव्स। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो ग्रीन लीव्स पर, पत्तियां हरी हैं, हरी पत्तियों पर पाए जाने वाले बहुत सारे इंसेक्ट खुद हरे होते हैं, ग्रीन होते हैं इंसेक्ट। तो देखने से तो ऐसा लगता है कि यार ये पत्ती जैसा कलर इसमें कैसे आ गया? भाई सब एडाप्टेशन है। इससे क्या होगा? अगर कोई बर्ड उस इंसेक्ट को खाती है, उस वॉर्म को खाती है जो पत्ती के ऊपर है, तो दूर से वो बर्ड को दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कलर तो पत्ती के साथ मिक्स हो रहा है। और ऐसी ही एक कैटेगरी में एक इंसेक्ट का नाम आता है प्रेइंग मेंटिस। प्रेइंग मेंटिस नाम है एक प्रकार का इंसेक्ट है जो दिखने में ऐसा लगता है जैसे इसके आगे के जो हैंड्स, लिम्स होते हैं, उनको ऐसे करके फोल्ड करके ऐसे लगता है बैठा हुआ है। तो इसका नाम ही रख दिया है प्रेइंग मेंटिस। इसका प्रेइंग मेंटिस, इनके अलग अलग कलर हो रहे हैं। हरी पत्तियों वाले जो प्रेइंग मेंटिस हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ सूखी पत्तियों में भी पाए जाते हैं, ड्राई लीव्स में भी पाए जाते हैं, उनका कलर ड्राई लीव्स के अकॉर्डिंग होता है। तो ये कैमोफ्लाज है, खुद को छिपाने की एबिलिटी है। मार्किंग्स ऑन स्नेक बॉडी रिजेंबल ड्राई लीव्स। जो स्नेक, सारे स्नेक्स की बात नहीं हो रही है, जो स्नेक पतझड़ वाले जंगलों में पाए जाते हैं,
नीचे सूखी पत्तियां पड़ी रहती हैं, उन स्नेक्स की बॉडी पर ऐसे धब्बे होते हैं, ऐसी मार्किंग होती है जैसे सूखी पत्तियों में वो छिप जाते हैं। जब तक चलेगा नहीं तब तक दूर से प्रीडेटर को दिखेगा नहीं कि यहाँ स्नेक भी है। जो बाज वगैरह ऊपर उसको अटैक करने के लिए घूम रहे हैं उनको आसानी से दिखाई नहीं देगा कि पत्तियों में स्नेक छिपा हुआ है। वो उसकी बॉडी की मार्किंग्स हैं जो उसको आसानी से बाहर दूर से दिखने नहीं देंगी। मैंने अपनी डेली लाइफ में खुद कैमोफ्लाज के ऐसे ऐसे केस देखे हैं। एक दिन मैंने एक पेड़ पर ऐसा पैटर्न देखा कि जो प्लांट है वो ये स्टेम प्लांट का, और उस पर ऐसे ऐसे कुछ लाइन धब्बे बने हुए हैं। मैंने नोटिस किया कि एक इंसेक्ट है जो उसके ऊपर आके बैठा है और उसकी बॉडी पर भी ऐसे ही लाइंस बनी हुई हैं इंसेक्ट की। तो दूर से ये इंसेक्ट दिखाई नहीं देता है क्योंकि जैसी लाइन प्लांट पर है, उस तने पर है, ऐसी इंसेक्ट पर है। अब आप नोटिस करो, ये लाइन मैंने ऐसे बनाई है। मैंने क्या किया, मैंने इस इंसेक्ट को उड़ाया, इंसेक्ट उड़ गया। मैं क्या देखना चाहता था कि ये दोबारा इस तने पर बैठेगा, दोबारा ये इस तने पर फिर दूसरी जगह जाकर कहीं बैठ गया, यहां से उड़ा दूसरी जगह जाकर बैठ गया। लेकिन बैठा ऐसे ही। मैं चाहता था कि ये ऐसे बैठा है, ये कहीं ऐसे जाकर बैठे तने पर। एक बार भी मेरे 10 बार उसको इधर से उधर उड़ाने पर भी इंसेक्ट उस तने पर एक बार भी ऐसे नहीं बैठा, क्योंकि अगर इंसेक्ट उस तने पर ऐसे बैठ जाएगा तो जो उसकी बॉडी मार्किंग्स है वो अलग हो जाएंगी उसकी ट्री के पैटर्न से, और ये दूर से दिख जाएगा क्योंकि इस पर तो लाइन ऐसे है, अगर ये ऐसे आ गई तो लाइन दूर से दिख जाएगी। तने पर ये एक बार भी ऐसे नहीं बैठा। तो इसका मतलब ये भी कैमोफ्लाज का एग्जाम्पल है। आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे आपको कैमोफ्लाज के एग्जाम्पल मिलेंगे। और एडेप्टेशंस, मिमिक्री। मिमिक्री में क्या होता है, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज की नकल करती है, इसमें भी छिपने में सहायता मिलेगी। कैमोफ्लाज में क्या था, जनरल सराउंडिंग की बात हो रही थी, चारों तरफ बहुत सारी पत्तियां हो सकती हैं, उसमें कोई एक स्पीशीज का जिक्र नहीं था। मिमिक्री में भी छिपने के लिए कुछ तरीका अपनाया जा रहा है, लेकिन यहां पर, और ध्यान रहे मिमिक्री को और कई उपयोग हो सकते हैं। ये जो मिमिक्री है मैं केवल प्रीडेशन के संदर्भ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पूरी मिमिक्री पढ़ाने का नहीं है, वो एक बड़ा टॉपिक है। मेरा टारगेट यहाँ केवल ये पहुँचने का कि प्रीडेशन से बचने में मिमिक्री का क्या रोल है। तो मिमिक्री भी एक एडाप्टेशन है प्रीडेशन से बचने के लिए। एग्जाम्पल लिया वॉयसरॉय बटरफ्लाई का। वॉयसरॉय बटरफ्लाई जो होती है, इसके पास ये खाने में टेस्टफुल है, अगर प्रीडेटर इसको अटैक करे तो ये खाने में टेस्टफुल है। इसको अंग्रेजी में, अच्छी अंग्रेजी में लिखे तो बोलते हैं क्या, पैलेटेबल, टेस्टफुल। और इसके पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म भी नहीं है। तो एक बात बताओ, प्रीडेटर को जिंदगी में और क्या चाहिए? शिकार खाने में स्वादिष्ट हो और उसके पास कोई डिफेंस भी ना हो। तो भाई साहब अटैक तो अभी होगा ना, तुरंत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा संभावना है इसके ऊपर अटैक होने की। ये नकल करती है, इसने अपनी बॉडी पर ऐसा पैटर्न डेवलप किया है जो दूसरी बटरफ्लाई से मैच करता है। जो नकल करे वो नकलची क्या कहलाता है? मिमिक। जो नकल करे मिमिक्री में वो क्या कहलाता है? मिमिक। जिसकी नकल की जाए मॉडल। हाँ, शब्द याद रखने, जिसने नकल की मिमिक, जिसकी नकल की गई वो क्या उन्हें मॉडल। इसकी नकल क्यों की गई ये यहां मार्क किया। वॉयसरॉय बटरफ्लाई बॉडी मार्किंग्स सिमिलर टू, किसके सिमिलर? बॉडी मार्किंग, उसकी बॉडी पर कलर वगैरह मेंटेन किए हैं मोनार्क बटरफ्लाई के जैसे। क्यों जी, मोनार्क बटरफ्लाई में क्या खास बात है? बिल्कुल खास बात है, इस पर प्रीडेटर आसानी से अटैक ही नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं हो सकता, पर बहुत कम संभावना है। एक तो ये खाने में अनपैलेटेबल है, डिसटेस्टफुल है, खाने में स्वादिष्ट नहीं है। प्रीडेटर ने अटैक किया, खाने में उसको लगेगा क्या खा लिया।
और साथ में इसके पास डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म है मतलब क्या, मिसाइल लेके बैठी है ना, अरे डंक है उसके पास, डंक मारेगी प्रेडेटर अटैक करेगा तो अब यहां दोनों मुसीबत है, डंक भी खाओ और खाना स्वादिष्ट भी नहीं हो, तो क्या होगा, प्रेडेटर्स के ऊपर अटैक करने से बचेगा। ऐसा काम क्यों करूं, डंक भी खाऊंगा, खाना भी स्वादिष्ट नहीं है। और अगर वायसरॉय बटरफ्लाई बाहर से दिखने में अपने आप को मोनार्क बटरफ्लाई जैसा दिखा दे, तो वायसरॉय बटरफ्लाई के ऊपर अटैक होने के चांस बहुत ही पुअर हो जाएंगे, क्योंकि प्रेडेटर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, कि वो सोचेगा ये भी मोनार्क बटरफ्लाई है, अटैक मत करो, डंक लगेगा, खाने में भी स्वादिष्ट नहीं होगी। तो ये नकल करती है मोनार्क बटरफ्लाई की खुद को बचाने के लिए। तो ये भी क्या हो गया, एक एडेप्टेशन हो गया प्रीडेशन से बचने के लिए। फिर साधारण पॉइंट आ गए कुछ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन के, एनसीईआरटी भी देता है। थॉर्न्स एंड स्पाइन्स, कांटे वगैरह कई सारे पौधों में होते हैं, जैसे थॉर्न्स इन अकेशिया एंड स्पाइन्स इन कैक्टस। ये जो मैंने अलग अलग करके लिखे, एनसीईआरटी ने इकट्ठे लिख दिए थॉर्न्स स्पाइन्स, उसने इकट्ठा स्पाइन नहीं लाया, उसने कांटे सब थॉर्न में गिन लिए, पर मैंने अलग इसलिए लिखे, थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस होता है। ये जो स्पाइन्स होते हैं ये मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स होते हैं, जबकि हैं दोनों कांटे ही, पर टेक्निकल डिफरेंस है। जबकि जो थॉर्न्स हैं वो मॉडिफिकेशंस ऑफ बड्स और स्टेम लिखा जाता है, क्योंकि बड भी स्टेम का ही पार्ट है। ये टेक्निकल डिफरेंस है ये मॉर्फोलॉजी का पार्ट। मुझे दो तोड़कर लिखना पड़ा, क्योंकि मैं गलत तो नहीं लिख सकता ना। एनसीईआरटी ने तो कांटे के चक्कर में लिख दिया, कांटे की अंग्रेजी थॉर्न, थॉर्न इन अकेशिया एंड स्पाइन, पर मैं इकट्ठा नहीं लिख सकता। थॉर्न अकेशिया में तो होते हैं, अकेशिया के कांटे थॉर्न कहलाते हैं, कैक्टस के कांटे अंग्रेजी में थॉर्न्स नहीं कहलाते, वो कहलाते हैं स्पाइन्स। तो मुझे एक्स्ट्रा वर्ड यूज करना पड़ा है, उसका मैंने कारण भी लिख दिया कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये मैंने एक्स्ट्रा वर्ड यहां पर मेंशन किया है। तो क्या इन कांटों की वजह से इन प्लांट्स के ऊपर ग्रेजिंग के चांस कम हो जाएंगे? यस, ये जो दोनों केसेस हैं ये इन प्लांट्स के ऊपर ग्रेजिंग के चांस को कम करेंगे, इनको खाना आसान नहीं होगा। फिर हॉर्न्स इन कैटल, हम बात कर रहे थे ना कि कैटल को टाइगर लॉयन अटैक कर देगा, मारेगा, खा जाएगा, उसमें क्या है, हॉर्न, हिंदी भी लिख रहा हूं, सींग, हॉर्न बजाने वाला हॉर्न नहीं है, सींग है। तो कैटल में सींग है, और अगर पहले अटैक में टाइगर ने दबोच लिया सही, जंगल में भैंस के झुंड में, बफेलो के झुंड में, तो ठीक है। लेकिन अगर पहला अटैक चूक गया तो अगले में सींग भी आ सकता है और इतना सख्त पड़ सकता है कि कई पसलियां टूट सकती हैं। तो इसका मतलब ये भी एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म है इन एनिमल्स के पास। फिर अंदर का केमिकल लोचा, टॉक्सिक केमिकल्स, फिर एनसीईआरटी कहता है इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एक प्रकार के हार्मफुल केमिकल्स हैं जो पाए जाते हैं कैलोट्रोपिस में। कैलोट्रोपिस का जो पौधा होता है, इसको आमतौर पर कोई जो जानवर है वो चरते नहीं है, खाते नहीं, खासकर इसकी हरी पत्तियों को तो हाथ ही नहीं लगाते। पत्तियां गिर जाएं, थोड़ी सूख जाएं, उनमें केमिकल प्रभाव कम हो जाए, ये केमिकल थोड़े नष्ट हो जाएं तो बात अलग है, तब कोई बकरी वगैरह खा लेती है। अदरवाइज सामान्य रूप से इसके ऊपर एनिमल्स ग्रेजिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियों में ये हार्मफुल केमिकल हैं जिनके कारण कैटल्स की डेथ भी हो सकती है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ये भी क्या हो गया, प्लांट के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर दिया, जानवर खा नहीं रहा है उसको। टॉक्सिक केमिकल से ही दूसरा पॉइंट आया, जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है, हाँ दोबारा नाम आ गया इसका, पर अब संदर्भ कुछ और है। मोनार्क बटरफ्लाई अपनी लार्वा स्टेज में
टॉक्सिक वीड, बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज ली है, टॉक्सिक वीड के ऊपर फीड करती है और वहां से एक्यूमुलेट करती है टॉक्सिन्स का अपनी बॉडी के अंदर, जो बाद में उसके डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं। हमने कहा था ना मोनार्क बटरफ्लाई के पास डिफेंस होता है, तो ये अपनी लार्वा स्टेज में टॉक्सिक प्लांट से हार्मफुल केमिकल इकट्ठे करती है। जैसे ही मैं कहता हूं कि ये हार्मफुल केमिकल इकट्ठे करती है तो बच्चे का क्या डाउट होता है? बच्चे का डाउट होता है सो सर इस हार्मफुल केमिकल से ये खुद नहीं मर जाएगी क्या? इस हार्मफुल केमिकल से इसकी अपनी डेथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो बॉडी में थोड़ी उसको फैला रही है, इस प्रकार से उसको इकट्ठा करके रखा हुआ है बॉडी में कि वो डंक मारने के लिए बाद में काम आएगा। अब सांप के पास अगर टॉक्सिन है तो उससे खुद थोड़ी मर जा रहा है, वो कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में इकट्ठा करके रखा है ना, उसको जरूरत पड़ने पर किसी के ऊपर उपयोग करेगा, ऐसे थोड़ी अपनी बॉडी में फैला रहा है। तो इसका मतलब ये बाद में उसके काम आएगा। तो ये आप देखो पूरी प्रेडेशन की स्टोरी आ गई जिसमें हमने सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। एनसीईआरटी के भी सब केसेस बता दिए, इवन ज़्यादातर स्टोरीज में एनसीईआरटी के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद ही इतना ब्यूटीफुली इसको लिया है। हाँ, थोड़े पॉइंट इधर उधर उससे अलग लिए हैं और ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है एक्सप्लेनेशन का। मैंने कहा था स्टोरी है, बहुत सारी बढ़िया स्टोरी चलाई है मैंने, स्टोरी याद रहेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने आप ही क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। नेगेटिव इंटरेक्शंस में अगला जो केस आता है वो है पैरासाइटिज्म का। हमने कहा था ना एक्सप्लोइटेशन में दो भाग हैं, एक प्रीडेशन और एक पैरासाइटिज्म। डिफरेंस दिखेगा आप लोगों को कि पैरासाइटिज्म में क्या डिफरेंस यहां पर है। अब देखो ये भी प्लस माइनस है, प्रीडेशन भी प्लस माइनस था, यहां पर प्लस किसके लिए? पैरासाइट के लिए। क्या प्लस है? इसको क्या बेनिफिट हुआ? पैरासाइट को मिलता है फूड एंड शेल्टर, और मैंने एंड पर गोला लगा दिया, मतलब दोनों याद रखने हैं, फूड एंड शेल्टर। एग्जामिनर इतना चालाक है कि ऐसे भी ऑप्शन दिए हैं बनाकर जिसमें लिख दिया फूड और शेल्टर, और अंग्रेजी वाला और। यह गलत है। अकेले फूड से पैरासाइटिज्म डिसाइड नहीं होगा, वो तो प्रेडेटर भी हो सकता है, यह गलत है। फूड एंड शेल्टर ही होना चाहिए, फूड और शेल्टर नहीं है। तो पैरासाइट बॉडी के अंदर रहे, बॉडी के सरफेस पर चिपके, लेकिन दोनों चीजें प्राप्त करेगा बॉडी से, फूड एंड शेल्टर प्राप्त करेगा। इससे होस्ट को नुकसान होगा क्योंकि उसकी बॉडी में से ऑर्गेनिक मैटर निकाला जा रहा है, और अगर होस्ट की बॉडी में से ऑर्गेनिक मैटर निकाला जा रहा है तो इससे होस्ट को क्या नुकसान होगा। यहां लिस्ट बनाई उनकी, सबकी एक जगह ले आया। उसकी जो ग्रोथ है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का लॉस हो रहा है, ग्रोथ डिक्रीज हो गई। उसके सर्वाइवल पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। कैसे? हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज करने वाले बैक्टीरिया चले गए जिससे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पर एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। नीचे एरो लगा रखे, मतलब ग्रोथ के चांस कम हो गए, सर्वाइवल के चांस कम हो गए। जैसे मैंने कहा किसी डिजीज की वजह से उसकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी, होस्ट की रिप्रोडक्शन एबिलिटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इकोलॉजी में रिप्रोडक्शन एबिलिटी का बड़ा महत्व है। ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करेगा, स्पीशीज कैसे सर्वाइव करेगी, रिप्रोडक्शन एबिलिटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से ऑर्गेनिज्म बीमार हुआ है, उसकी हेल्थ पर, सर्वाइवल पर एडवर्स इफेक्ट है, तो ये भी बॉडी के फंक्शंस का ही पार्ट है, रिप्रोडक्शन एबिलिटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। फिर एनसीईआरटी ने फिर से अपनी महान अंग्रेजी का उपयोग किया और एनसीईआरटी कहता है कि होस्ट के लिए लिखा है होस्ट बिकम्स मोर वल्नरेबल, VULNERABLE, मोर वल्नरेबल टू प्रीडेशन। होस्ट प्रीडेशन के लिए अधिक वल्नरेबल हो गया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि अगर होस्ट की बॉडी में कोई पैरासाइट चला गया, जैसे मैंने कहा कोई बैक्टीरिया चला गया और उसने होस्ट को कमजोर कर दिया, तो अब होस्ट अपने आप को बचाने की क्षमता खो चुका। जंगल में कोई हिरन है और वो हिरन के ऊपर अगर टाइगर अटैक करता तो वो खुद को दौड़ के बचा भी सकता था,
लेकिन अगर किसी पैरासाइट की वजह से वो हिरण बीमार हो गया और कमजोर हो गया तो उसके ऊपर प्रीडेशन सफल होने की चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो खुद को बचा नहीं पाएगा। इसी को एनसीईआरटी कहता है होस्ट बिकम्स मोर वल्नरेबल टू प्रीडेशन। होस्ट प्रीडेशन के लिए अधिक क्या हो गया, वल्नरेबल हो गया। यही मैंने लिखा है, होस्ट बिकम्स वीक, कमजोर हो गया, ड्यू टू पैरासाइट इन्फेक्शन एंड मे नॉट डिफेंड इटसेल्फ, और वो अपने आप को बचाने की कोशिश, जो उसकी क्षमता है वो शायद काम नहीं करेगी, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। ग्रोथ कम, सर्वाइवल कम, रिप्रोडक्शन रेट कम, प्रीडेशन के चांस ज्यादा, सबका मीनिंग इकट्ठा। पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज्ड, किसकी, होस्ट की। होस्ट की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। अब देखो अंतर क्या पहचानना है, क्या पैरासाइट में मैं कहीं ऐसा कह रहा हूं कि पैरासाइट होस्ट को तुरंत मार देगा ना, अरे धीरे धीरे इफेक्ट आएंगे, कुछ होस्ट मर सकते हैं, सब कहानी मिलकर रिजल्ट आएगा कि होस्ट की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। ये रिजल्ट आ रहा है देखो। तो इसको फायदा हुआ फूड एंड शेल्टर का, मल्टीपल नुकसान हो रहे हैं होस्ट को, ग्रोथ, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन एबिलिटी डिक्रीज्ड एंड होस्ट बिकम्स वीक, ड्यू टू विच प्रीडेशन चांसेस ओवर होस्ट आर इंक्रीज्ड। ये सब रिजल्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो गई होस्ट की। और यहां पर क्या पॉइंट आता है, जो पैरासाइट है वो ऑलवेज स्मॉलर है अपने होस्ट से। प्रीडेटर में मैंने कहा था ना कंपैरिजन वाले पॉइंट, प्रीडेटर में कहा था कि वो अधिकतर केस में लार्ज होता है। अब यहां जिसको बेनिफिट है पैरासाइट को, ये जो प्लस माइनस पे सवाल बनते हैं ना, प्लस माइनस है, तो अगर वो ऑलवेज स्मॉलर है तो फिर वो प्रीडेटर नहीं है, फिर वो क्या है, पैरासाइट है, ऑलवेज स्मॉलर है अपने होस्ट से। फिर टेक्निकल पॉइंट आया जो मैंने अभी पीछे बोला भी है। टेक्निकल पॉइंट कहता है ट्रू पैरासाइट मतलब इकोलॉजिकली एक एक्चुअल पैरासाइट। ट्रू पैरासाइट मतलब सच बोलने वाला पैरासाइट नहीं है, मतलब सच में पैरासाइट। ट्रू पैरासाइट वही माना जाता है जो रिसीव करता है फूड, फूड लिखेगा या ऑर्गेनिक मैटर लिखेगा, फ्रॉम बॉडी ऑफ होस्ट, जो होस्ट की बॉडी से ऑर्गेनिक मैटर या भोजन प्राप्त करे और उसके अंदर शेल्टर या उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर शेल्टर भी प्राप्त करे। दोनों चीजें जस्टिफाई होनी चाहिए। सच्चा पैरासाइट वही है, एक्चुअल पैरासाइट वही है जो भोजन भी प्राप्त कर रहा है और शेल्टर भी प्राप्त कर रहा है बॉडी के अंदर या बॉडी के सरफेस पर, क्योंकि एक्टोपैरासाइट भी तो हो सकते हैं ना, आएगा एग्जांपल में। मैंने कहा पैरासाइट्स डू नॉट इंस्टेंटली किल होस्ट। पैरासाइट अपने होस्ट को तुरंत नहीं मारते हैं, क्योंकि वो कोई अटैक करके प्रेडेशन का केस थोड़ा ही है। इनफैक्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, अच्छे पैरासाइट वो माने जाते हैं, अच्छे पैरासाइट मतलब मोर सक्सेसफुल, ज्यादा सक्सेसफुल पैरासाइट वो हैं जो अपने होस्ट को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि अगर होस्ट मर गया तो नया होस्ट ढूंढना पड़ेगा और नया होस्ट ढूंढने में उसमें पैरासाइट को भी नुकसान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि होस्ट को कम से कम नुकसान पहुंचाओ और उसी से सर्वाइव करते रहो, नया होस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसी का खून चूसते रहो। तो इसी का मीनिंग है कि लिखा है यहां पर, ये बहुत सॉलिड पॉइंट है क्वेश्चन बनने का। मोर सक्सेसफुल पैरासाइट्स आर दोज विच कॉज मिनिमम हार्म टू होस्ट, जो अपने होस्ट को कम से कम नुकसान पहुंचाएं, वही पैरासाइट अधिक सक्सेसफुल माने जाते हैं। बेटर वही होगा ना, क्योंकि होस्ट समाप्त हो गया तो दिक्कत पैरासाइट को भी आएगी। पैरासाइट वही बढ़िया है, वही बेटर सक्सेसफुल होगा जो अपने होस्ट को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। देखो कई सारे पॉइंट आए यहां पर, यहां से ज्यादा टेक्निकल पॉइंट आए। ट्रू पैरासाइट वही है जो फूड, ऑर्गेनिक मैटर और शेल्टर जरूर लेगा, तुरंत किलिंग नहीं करता है, जो कम से कम नुकसान पहुंचाएगा वो होस्ट ज्यादा, वो पैरासाइट ज्यादा सक्सेसफुल होगा। फिर यहां पर को इवोल्यूशन का मुद्दा आ गया, पहले भी लिया था ना, तब सिम्बायोसिस का केस था। अब मैटर थोड़ा अलग चलेगा।
सिम्बायोसिस में कोई इवोल्यूशन कैसे हो रहा था? दोनों रिलेशन को मेंटेन कर रहे थे। दुनिया में इवोल्यूशन होता है फायदे की तरफ। सिम्बायोसिस में दोनों का फायदा था, तो दोनों रिलेशन को मेंटेन करने के लिए इवॉल्व हो रहे थे ताकि रिलेशन बना रहे। यहां फायदा किसका है? पैरासाइट का। नुकसान किसका है? होस्ट का। मैंने कहा दुनिया में इवोल्यूशन होता है फायदे की तरफ, तो होस्ट का इवोल्यूशन होगा किधर? कि इस रिलेशन को तोड़ो, ब्रेकअप। होस्ट में क्या इवोल्यूशन हो रहा है? होस्ट डेवलप न्यू डिफेंस सिस्टम टू ब्रेक द रिलेशनशिप। पैरासाइट से छुटकारा पाने के लिए डिफेंस सिस्टम इवॉल्व करो, नया डिफेंस सिस्टम तैयार करो। इसके जवाब में पैरासाइट क्या करेगा? डेवलप रेजिस्टेंस टू होस्ट डिफेंस सिस्टम टू मेंटेन रिलेशनशिप। क्या तूफान चल रहा है लगातार? होस्ट रिलेशन को तोड़ने के लिए डिफेंस तैयार कर रहा है और ये होस्ट के डिफेंस के विपरीत रेजिस्टेंस तैयार कर रहा है ताकि उसका प्रभाव ही ना हो और रिलेशन बना रहे। तो होस्ट की एडवांसमेंट किधर? रिलेशन तोड़ने की ओर, क्योंकि उसको तो तभी बेनिफिट होगा, अभी तो वो नुकसान में है। और इसका इवोल्यूशन किधर? रिलेशन को मेंटेन करने की ओर। ये कोई इवोल्यूशन क्यों कहला रहा है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के हिसाब से इवॉल्व हो रहे हैं ना। दे आर इवॉल्विंग विद ईच अदर। ये इसके हिसाब से और ये इसके हिसाब से। ये रेजिस्टेंस बनाएगा तो ये उसके रेस्पॉन्स में नया डिफेंस सिस्टम, इसके डिफेंस सिस्टम के रेस्पॉन्स में रेजिस्टेंस। सो दे आर इवॉल्विंग विद ईच अदर। एक दूसरे के हिसाब से उनके अंदर कुछ ना कुछ इवॉल्व हो रहा है। यही क्या कहलाता है? को इवोल्यूशन कहलाता है। तो को इवोल्यूशन का मीनिंग सही पहचानना है। को इवोल्यूशन का मतलब हमेशा रिलेशन बनाना ही नहीं होता। को इवोल्यूशन में ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन को तोड़ने की कोशिश की जाए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो अपना बेनिफिट चाहता है ना। तो ये चलता रहेगा, ये तोड़ो ये जोड़ो, ये तोड़ो ये जोड़ो, तो यही कहानी चलेगी। ये तोड़ने की इसकी कोशिश चल रही है, इसकी रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश चल रही है। इसको मैं और आसान भाषा में बोलता हूं कई बार, थोड़ा उसमें आर्टिफिशियल पॉइंट है। वो कैसे? जैसे क्या हम बैक्टीरिया से बचने के लिए अपने आर्टिफिशियल डिफेंस में नई नई एंटीबायोटिक्स की खोज करते हैं? यस, वो हमारे लिए एक प्रकार से हमारा डिफेंस सिस्टम है। वी डेवलप न्यू एंटीबायोटिक्स। लेकिन क्या कुछ साल बाद बैक्टीरिया उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं? यस, लगातार यही चल रहा है। We develop new defense with the help of antibiotics. After few years, bacteria become resistant. Bacteria resistant हो गए, we evolve our system after that. Develop new antibiotic, फिर bacteria become resistant. तो ये नेचर में चल रहा है ना। तो होस्ट डिफेंस तैयार करता है, पैरासाइट रेजिस्टेंस तैयार करता है। यही झगड़ा चले जा रहा है नेचर के अंदर। यही क्या है? को इवोल्यूशन चल रहा है होस्ट और पैरासाइट के बीच में। फिर इसके बाद यहां पर केस आ गया अलग से, इवोल्यूशन से रिलेटेड है, एंडो पैरासाइट के इवोल्यूशन का। बॉडी के अंदर जो पैरासाइट रह रहे हैं उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में एनसीईआरटी बात करता है। जो पैरासाइट बॉडी के अंदर रह रहा है उसको पचा पचाया खाना मिलेगा। हमने खाया, पचा लिया, डाइजेस्ट हो गया फूड, अब उसको तो खाली एब्जॉर्ब करना है। उसको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत वर्क की जरूरत पड़ेगी। इसलिए एंडोपैरासाइट्स में पुअरली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको ताकत लगानी है क्या? भोजन की सकिंग पे, एब्जॉर्ब करने पे। इसलिए वेल डेवलप्ड सकिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं एंडोपैरासाइट्स के अंदर। ये जो सकिंग ऑर्गन्स हैं ये पैरासाइट को बॉडी में सूटेबल स्थान पर चिपकाने, कहीं ना कहीं अंदर बॉडी में वो चिपक जाएगा और भोजन एब्जॉर्ब करने में सहायता करते हैं। अब भोजन ढूंढने कहीं बाहर तो जाना नहीं है, इसलिए पुअरली डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स। क्योंकि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनकी जरूरत किस लिए पड़ती है ऑर्गेनिज्म को नेचर में? इसलिए कि वो अपने लिए एनवायरमेंट के, जंगल के एनवायरमेंट के हिसाब से देखना है, भोजन ढूंढ सके और बाहर के खतरे से खुद को पहचान कर बचा सके। जो पैरासाइट बॉडी के अंदर रह रहा है उसको भोजन ढूंढने कहीं जाना नहीं है, तो क्या करेगा सेंसरी ऑर्गन का? बाहर की सूचना का क्या करना है उसको? फिर
उसको बाहर से किसी प्रेडेटर का भी खतरा नहीं है। कई बच्चे इसमें सवाल करते हैं, सर अगर हमने जैसे कोई मेडिसिन खा ली तो फिर सेंसरी ऑर्गन नहीं है तो कैसे बचेगा? ओ भाई, मेडिसिन खाने के बाद सेंसरी ऑर्गन भी क्या कर लेगा? पैरासाइट अंदर रॉकेट लेके थोड़ी बैठा है कि आपने टैबलेट खाई और पैरासाइट रॉकेट से बाहर भाग गया, कहीं नहीं जाएगा। फिर तो मेडिसिन तो पूरी बॉडी में फैलेगी ना, भाग के कहां जाएगा? फिर तो मारा ही जाएगा ना। तो सेंसरी ऑर्गन कैसे बचा लेगा उसमें? वो तो बाहर खुले मैदान में तो सेंसरी ऑर्गन कह सकता है ना भाग जाओ, इंफॉर्मेशन के बाद बॉडी में से कहां जाएगा भाग के? तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको फिर चांस ही नहीं है, तो जरूरत ही नहीं है उसको सेंसरी ऑर्गन की, जब तक रहेगा आराम से रहेगा वहां। तो भोजन पचाने की जरूरत नहीं, पचा पचाया मिल गया, बहुत सारा भोजन शक करो अपने लिए, खूब भोजन ले लो और अपने सिस्टम को सेंसरी ऑर्गन वगैरह में भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जब सारी सुविधाएं बॉडी के अंदर मिल गई, देन these parasites enjoy their life inside body with high reproduction rate। क्योंकि जब ये सारी सुविधाएं मिल गई तो कोई भी स्पीशीज दुनिया में क्या करती है इन सुविधाओं के साथ? नेचर में क्या होता है? फिर ऑर्गेनिज्म अपनी मैक्सिमम एबिलिटी से ये रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, तेजी से बॉडी के अंदर फैल जाएगा। तो ये एंडोपैरासाइट के 4 पॉइंट एनसीईआरटी कहता है, चारों को मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। फिर यहां पर पॉइंट आता है पैरासाइट्स के एग्जाम्पल्स का। इनमें कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा हैं, कुछ एनसीईआरटी के हैं। जहां एनसीईआरटी के हैं वहां पर ही मैं ज्यादा दबाव दूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको 1-2 चीजें एक्स्ट्रा भी याद करानी है। एक्टोफाइटो पैरासाइट, शब्द का मीनिंग पहचानना है। एक्टो मतलब एक्सटर्नल, फाइटो PHYTO, फाइटो मतलब प्लांट्स। प्लांट्स के ऊपर एक्टोपैरासाइट, प्लांट्स के ऊपर एक्सटर्नल पैरासाइट्स, यही क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल पैरासाइट्स ओवर प्लांट्स। इनमें 3 नाम हैं, ये सीधा रटने वाले, एम्फिड्स, रेड कॉटन बग एंड लैक इंसेक्ट। ये 3 नाम आपको याद करने हैं। ये एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी इनको नहीं देता है, इनमें इनसे बाहर नहीं जाता, लेकिन सवाल इससे कवर हो जाता है। ये आपको याद रहेंगे तो सवाल बन जाएगा। फिर इसी प्रकार से कैटेगरी एक्टोजू पैरासाइट। एक्टो वही एक्सटर्नल, जू मतलब एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स पर एक्सटर्नल पैरासाइट, एक तो एग्जांपल जब हम पीछे राइनो का, गैंडे का केस डिस्कस कर रहे थे, टिक बर्ड वाला, क्या आया था? टिक्स, पुराना एग्जांपल पहले एक्सप्लेन किया। लीच, पानी में लीच होती है जो कैटल के ऊपर चिपक जाती हैं। कैटल्स की बॉडी पर चिपक जाती हैं, खून चूसती हैं। लाइस, जू, हाँ कई लोग हो गए जू हो जाती है खोपड़ी में, नहाते धोते नहीं है, तो जो जू हो जाती हैं वो भी क्या है? एक एक्टोपैरासाइट है। कोपीपोड्स ऑन फिशेस, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। कोपीपोड्स एक प्रकार के पैरासाइट है जो फिशेस की बॉडी पर पाए जाते हैं। ये क्रस्टेशियन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। क्रस्टेशियंस हैं एक प्रकार के जो फिशेस की बॉडी पर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। कोपीपोड्स ऑन फिशेस एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इसमें ये जो जू वाला एग्जांपल है ये खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि पहली नजर में देखने से ऐसा लगता है कि यार इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान तो हो नहीं होगा, लेकिन जब एग्जाम में सवाल आया तो एग्जामिनर, मैंने कहा ना, बहुत नालायक होता है। पैरासाइट पूछे, अमरू डमरू कुछ भी जाने ऑप्शन दे रहा है, आंसर गया जू, तो बच्चा सोचता है यार जू तो क्यों आंसर लगाऊं, ये तो कोई सॉलिड पैरासाइट नहीं लग रहा मुझे, लेकिन वहां आंसर यही गया। इसलिए याद रखेंगे, बिना वजह जवाब नहीं, यहां पर मैं दबाव नहीं दे रहा हूं जू पर, क्वेश्चन आया यहां पर, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा पार्ट जरूर है एनसीईआरटी से, लेकिन इस पर क्वेश्चन आ गया। तो मैंने कहा ना क्वेश्चन आ जाते हैं, एनसीईआरटी का भी ले लिया, उससे एक्स्ट्रा भी ले लिया। ये बॉडी के बाहर, प्लांट की बॉडी के बाहर, एनिमल की बॉडी के बाहर पाए जाने वाले पैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट, अभी तो पीछे हमने इवोल्यूशन की बात की थी, अभी एग्जाम्पल आ गए उसके, आप पहचानते हो इनको, एस्कैरिस छोटी क्लास से पढ़ते आए हो, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, फिर ऐसे ही टेप वॉर्म, जूलॉजी में ज़्यादा पढ़ते हो इनका डिटेल। अब 12th में डिजीज के चैप्टर में इनकी भरमार है पूरी,
पूरा ही डिटेल पढ़ते हो। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नाम पढ़ते ही पहचान जाओगे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस कोज करने वाला बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में, वायरस में एंडोपैरासाइट की भरमार है, सारे नाम। मैंने तो यहाँ बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन लिया है। मैंने कहा ना डिजीज के चैप्टर में बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, जो आपके उस चैप्टर का हिस्सा है, लेकिन यहाँ तो हमें पैरासाइट पहचानना है। सारे नाम इस चैप्टर में नहीं लिख सकते हम, बहुत सारी डिजीज है, वो चैप्टर अलग है फिर। लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आना चाहिए कि एक्टोपैरासाइट क्या है, एंडोपैरासाइट क्या है। तो हमने एक्टो एंडो की बात कर ली। अब बिल्कुल अलग कैटेगरी पर जाएंगे। वो कैटेगरी है पैरासिटिक प्लांट। और संभल के चलेंगे। जब हम कहते हैं प्लांट के ऊपर पैरासाइट, वो अलग मुद्दा है, और प्लांट खुद पैरासाइट हो, ये अलग मुद्दा है। पैरासिटिक प्लांट लिखा है तो उसको सही पहचानना है। तो इस केस में प्लांट क्या है, पैरासाइट का बिहेवियर कर रहा है। पैरासाइट का रोल प्ले कर रहा है कौन, प्लांट। आप कहेंगे प्लांट तो भोजन बना लेता है खुद। अरे भैया सारे नहीं बनाते हैं, वो तो जनरल पॉइंट होता है। अब इसमें टेक्निकल टर्म होलो पैरासाइट, HOLO, होलो, ये कहलाते हैं सिंपल भाषा में टोटल पैरासाइट्स। टोटल पैरासाइट्स कहने का मतलब है ये नॉन ग्रीन है, ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, नॉन ग्रीन है। ये खुद कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, नॉन ग्रीन है। इनमें दो क्लियर एग्जांपल, पहले टोटल पैरासाइट मतलब फुल्ली पैरासिटिक रोल है इनका। टोटल स्टेम पैरासाइट आपका पढ़ा हुआ एग्जांपल है कुस्कुटा, हिंदी में इसी को अमरबेल बोलते हो, कसकुटा को, जो पेड़ों के ऊपर सफेद या लगभग पीले कलर की एक बेल सी फैल जाती है, वो कसकुटा है। अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, सर हमने तो बेल ग्रीन भी देखी है, आप कह रहे हो नॉन ग्रीन। अब भैया दुनिया की सारी बेल कसकुटा थोड़ी होती है, सही एग्जाम्पल पहचानना है। दुनिया में बहुत प्रकार की बेल है, आपने ग्रीन बेल देखी, मैंने भी देखी है, पर वो कसकुटा नहीं है। सही एग्जाम्पल पहचानना है। जिस बेल की बात कर रहा हूँ, येलो या वाइट कलर की, पतले, ऐसे समझ लो 2 सेंटीमीटर थिकनेस या उससे कहीं कहीं ज़्यादा भी, जो मेन स्टेम वगैरह होते हैं उसमें, वो नॉन ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, फुल्ली पैरासाइट है। जब हम कहते हैं स्टेम, कि ये सर टोटल स्टेम लिखने का क्या मतलब है, स्टेम में से भोजन लिया तो प्लांट के स्टेम के ऊपर पैरासाइट तो कहलाता है स्टेम पैरासाइट। रूट में से भोजन लिया तो रूट के ऊपर पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट कौन, रफलीसिया। दोनों ही बड़े स्टैंडर्ड एग्जांपल है पैरासाइट में। कसकुटा फुल पैरासाइट है, रफलीसिया फुल पैरासिटिक प्लांट है। कसकुटा ने भोजन कहां से लिया, दूसरे प्लांट के स्टेम से। रफलीसिया ने भोजन कहां से लिया, दूसरे किसी प्लांट की रूट से, इसलिए कसकुटा कहलाता है टोटल स्टेम पैरासाइट और रफलीसिया कहलाता है टोटल रूट पैरासाइट। मीनिंग बता दिया पूरा। रेफलीसिया में आप मॉर्फोलॉजी में भी जाते हो तो वहां आपको एक पॉइंट आता है लार्जेस्ट फ्लावर का। हाँ, मेरे लिए इसको लिखने के दो मतलब है। लार्जेस्ट फ्लावर जैसे लिखा, दो कारण है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना, किस प्लांट का फ्लावर लार्जेस्ट है, रेफलीसिया। एक बड़े सवाल का आंसर देना, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सर ये फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे केस में आप इनको प्लांट कैसे कह रहे हो। ओ भाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, किसी को प्लांट कहने के और भी तो तरीके हैं। जब इनमें फ्लावर प्रेजेंट होगा, कसकुटा की बेल में फ्लावर बनेगा, रफलीसिया में फ्लावर बनेगा, तो फ्लावर तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है। नहीं तो आप तो कह दोगे नहीं जी मैं तो मानता ही नहीं हूं, फंगस है। तो भाई फंगस में फ्लावर थोड़ी होता है, तो इसका मतलब मानना पड़ेगा कि वो प्लांट है। फिर कहोगे अच्छा पैरासिटिक प्लांट है, ये मीनिंग बनता है। तो ये क्या केस है, ये पैरासिटिक प्लांट का केस है। तो मैंने जस्टिफाई कर दिया कि नॉन ग्रीन, नॉन फोटोसिंथेटिक होने के बावजूद भी क्या है, ये प्लांट है, फ्लावर है, इनमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। फिर एक अलग कैटेगरी आ गई, हेमी पैरासाइट।
ये जो हेमी पैरासाइट है ये पार्शियल पैरासाइट है। पार्शियल पैरासाइट कहने का अर्थ क्या हुआ? ये खुद ग्रीन भी हैं, भोजन भी बनाते हैं अपने आप, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है और पैरासाइट का रोल भी रखते हैं। ये खुद फोटोसिंथेसिस भी करते हैं प्लस पैरासिटिक भी हैं, इसलिए कहलाते हैं ये हेमी पैरासाइट। हेमी मतलब कहने का आधा, पार्शियल पैरासाइट है। केस आ गए, तरीका वही, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। ऐसा पार्शियल स्टेम पैरासाइट जिसने दूसरे प्लांट के स्टेम से भोजन लिया हो वो पार्शियल स्टेम पैरासाइट। दो एग्जांपल, विस्कम एंड लोरेंथस। पार्शियल रूट पैरासाइट, बहुत ही वेल नोन एग्जांपल, सेंटलम। सेंटलम क्या है जी? ये चंदन है। सेंटलम क्या है? चंदन है। तो अब देखो ये सब लिस्ट बना दी आपके सामने। इस स्लाइड में जो लिस्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, ये खूब ध्यान से देख लेंगे। एग्जाम्पल एक्सेस भी नहीं लिए हैं, एक एक एग्जाम्पल इधर है, एक ही इधर है, बस इसमें दो लिए हैं विस्कम लोरेंथस में। बाकी एक एक एग्जाम्पल ले रखे हैं, इनसे सवाल बनते हैं आपके एकदम स्टैंडर्ड, और पूरे का सबका लॉजिक बताया है, मीनिंग बताया है कि क्या क्या किस प्रकार से रखा गया है। टर्म्स के भी मीनिंग बताए हैं सबके, और लॉजिक समझ में आएगा, क्वेश्चन बनेगा। हाँ, 2 बार 3 बार एग्जाम्पल पढ़ना जरूर पड़ता है। जब आप एग्जाम्पल को कई बार रिवाइज करेंगे, शुरू में होता है ऐसा, जब ये पुराने हो जाएंगे एग्जाम्पल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब स्टोरी और कहाँ जाएगी? मैंने कहा ना चंदन के पेड़ की बात की थी, पार्शियल रूट पैरासाइट, उसका आपके दिमाग में थोड़ा इमेज बैठाऊंगा। ये एक ट्री है जो नॉर्मल ग्रीन फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अदर स्पीशीज ट्री। इसकी जड़ के साथ सेंटलम की, चंदन की जो जड़ है वो जुड़ी हुई है। सेंटलम की जो जड़ है वो जुड़ी हुई है। बाहर से देखने पर तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पैरासाइट है, क्योंकि ये भी तो ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। बाहर से तो लगेगा ये तो खुद ही भोजन बना रहा है, लेकिन अंदर जाकर मिट्टी में ज्ञान प्राप्त करने पर पता चलेगा कि भैया की जड़ फैली हुई है और पड़ोस में से पूरा माल खींचा जा रहा है, भोजन खींचा जा रहा है, पड़ोस के दूसरे ट्री से जड़ें जुड़ी हुई हैं। जो जड़ें भोजन एब्जॉर्ब करके लाए वो जड़ें कहलाती हैं होस्टोरियल रूट। ये एरो लगाया है, इसमें क्या ट्रांसफर चल रहा है? इसमें ट्रांसफर चल रहा है फूड का, इधर जा रहा है जी फूड, इस प्लांट से सेंटलम की ओर भोजन जा रहा है। अब होस्टोरियल रूट का मीनिंग लिखा है, ये डायग्राम पे तो दिखाया इस पे, ये क्योंकि हर एक का डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, एक जगह समझ लेंगे। लेकिन क्या बाकी पैरासिटिक प्लांट में भी ऐसी जड़ें पाई जाती हैं? यस, किसी भी पैरासिटिक प्लांट में ये लिखा। पैरासिटिक प्लांट्स हैव होस्टोरियल रूट्स। अब आप कहेंगे जी होस्टोरियल मतलब क्या हुआ? अरे भैया, जो भोजन को अब्जॉर्ब करने की रूट है वही होस्टोरियल रूट्स कहलाती हैं। फॉर अपटेक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब फूड एब्जॉर्ब करने के लिए पैरासिटिक प्लांट्स में जो जड़ें पाई जाती हैं वही होस्टोरियल रूट कहलाती है। मतलब आप देखो, मैंने पूरी कहानी, मैं बोलता हूँ ना स्टोरी है, स्टोरी चला के पूरे को एक एक करके, और सीक्वेंस भी बहुत बढ़िया रखता हूँ कि एक एक स्टेप चलते चले जाए। पैरासाइट का मीनिंग समझ लिया, तो इसीलिए मैं कहता हूँ मैं एनसीईआरटी की सीक्वेंस को कई बार इधर उधर करता हूँ, क्योंकि वो हमें आइडिया है कि बच्चे को कैसे बात दिमाग में स्टोरी बैठेगी, कौन पैरासाइट अच्छा होता है नहीं होता है, प्लांट के पैरासाइट, एनिमल के ऊपर बाहर पैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट, फिर क्या प्लांट भी पैरासाइटिक हो सकता है? यस, टोटल एंड पार्शियल। स्टोरी यहाँ आ गई, रूट दिखा दिया और रूट का नाम ले दिया, इसके हेस्टोरियल रूट कहलाएगा। और क्या स्टोरी बची? फिर एनसीईआरटी का पॉइंट आ गया जी, एक टर्म लिया एनसीईआरटी ने पैरासाइटिज्म पढ़ाते हुए, ब्रूड पैरासाइटिज्म। इसको मैंने लिखा कि ये ट्रू पैरासाइटिज्म नहीं है। क्या मीनिंग है मैं समझाऊंगा, पहले केस समझ लेंगे। ब्रूड, ब्रूडिंग वर्ड जो रिलेटेड है, ये पालन पोषण से संबंधित शब्द है, ब्रूडिंग बोलते हैं जिसको, ब्रूड पैरासाइटिज्म। क्या एग्जांपल देता है एनसीईआरटी? कुक्कू बर्ड, कोयल।
एंड क्रो, कोयल और कौवा के बीच में ब्रूड पैरासाइटिज्म है। ये जो कोयल होती है ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर नेस्ट। इस कारण से ये अपने अंडे दूसरे स्पीशीज के घोंसले में रखेगी। इसको क्या बोलेंगे, दूसरे के घोंसले को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। खुद तो घोंसला बनाया नहीं है, दूसरे का उपयोग कर रहे हो, तो एक्सप्लॉइटेशन है ना। और एक्सप्लॉइटेशन का नाम आते ही प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस। इसलिए अब ये प्रीडेशन तो है नहीं, तो फिर क्या करते, इसको कहाँ रखते, पैरासाइटिज्म में। दूसरे के नेस्ट को उपयोग किया, उसकी पेरेंटल केयर को उपयोग किया, उसकी पेरेंटल केयर प्रॉपर्टीज को उपयोग किया, उसके घोंसले में अंडे दिए। ये बेचारे कौवे की स्पीशीज के मेंबर क्या कर रहे हैं, दे हैच एग्स ऑफ कुकू बर्ड। ये क्या करते हैं, हैचिंग करते हैं कुकू बर्ड के अंडों की। हाँ जी, हैचिंग पहचानते हो, हैचिंग। अंडों को बर्ड्स अपनी बॉडी से टेम्परेचर देती हैं, उसके ऊपर बैठ जाती हैं। बैठने का मतलब ये नहीं है धड़ाम उड़ जाएगा अंडा, बहुत हल्के से बॉडी को उससे सटाती है अंडे से, जिससे कि अंडे को सूटेबल टेम्परेचर मिलता है बॉडी से और अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस टेम्परेचर की सहायता से। ये हैचिंग कहलाता है। ये कुकू बर्ड ने खुद तो किया नहीं, जिम्मेदारी किसको दे दी, कौवे को। उसको पता नहीं है दूसरे की स्पीशीज के अंडे हैचिंग की जा रही है, जिम्मेदारी निभाई जा रही है। फिर जब उन अंडों से बच्चे बाहर आ गए तो कोयल और कौवे के बच्चे शुरुआती अवस्था में दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं। एक कौवे पहचान ही नहीं पाए कि बच्चे किसके हैं। उनकी पेरेंटल केयर कर रहे हैं, उनको लाके भोजन खिला रहे हैं दूसरी स्पीशीज के मेंबर को। परिणाम क्या होगा, जब बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो जब इनका डेवलपमेंट होगा किसी दिन घोंसला छोड़ के उड़ जाएंगे, टाटा बाय बाय। उस दिन पता चलेगा बच्चे तो किसी और के थे। सो इजंट इट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन है। इसलिए क्या, पैरासाइटिज्म। लेकिन क्या कौवे की बॉडी से कोई ऑर्गेनिक मैटर गया क्या, ना, कौवे की बॉडी में से थोड़ी कोई ऑर्गेनिक मैटर खींच लिया इन्होंने, इसलिए ये ट्रू पैरासाइटिज्म नहीं है। इट इज नॉट अ केस ऑफ ट्रू पैरासाइटिज्म। ये ट्रू पैरासाइटिज्म की कैटेगरी में नहीं आता। कारण लिखा है क्योंकि इसमें होस्ट की बॉडी से कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं लिया गया है। क्यों, यह सवाल आया नीट के क्वेश्चंस में, मिलेगा आपको। उसने ट्रू पैरासाइटिज्म पर सवाल पूछा और यह ट्रू पैरासाइटिज्म की कैटेगरी में कंसीडर नहीं हुआ। एनसीईआरटी खुद इसको पैरासाइटिज्म के हेडिंग में पढ़ाता है, लेकिन हमें उसको फिल्टर करके समझाना होता है बच्चे को कि यह ट्रू पैरासाइटिज्म का केस नहीं है, क्योंकि इसमें होस्ट की बॉडी से कोई ऑर्गेनिक मैटर का ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो देखो सारे केस इसका ब्रूड पैरासाइटिज्म की स्टोरी आपको बता दी। फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट सब जुड़े हुए एनसीईआरटी के ही पॉइंट हैं छोटे छोटे, उनके मीनिंग। पैरासाइट्स में इवॉल्व इन सच अ डायरेक्शन दैट दे बिकम हार्मलेस, बट आफ्टर दिस दे आर क्लासिफाइड इन कमेंसलिज्म। ये मैंने क्या लिखा है, एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन का आंसर है। एनसीईआरटी अपने एक क्वेश्चन प्लेस करता है बच्चे से, कहता है कि पैरासाइट इवॉल्व हो रहा है, हम कहते हैं वो पैरासाइट अच्छा है, वो पैरासाइट सक्सेसफुल है जो अपने होस्ट को सबसे कम नुकसान पहुंचाए। तो आपसे पूछता है क्या ऐसे भी पैरासाइट बन सकते हैं जो हार्मलेस हो? आंसर आता है इवोल्यूशन तो कुछ भी हो सकता है। इवोल्यूशन को कौन रोक लेगा दुनिया में? क्या जो पहले पैरासाइट था वो आज इवोल्व होते होते हार्मलेस हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, लेकिन वो पैरासाइटिज्म नहीं कहलाएगा। फिर पैरासाइट होते होते ये संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल विद इन पैरासाइटिज्म। इफ इट हैपन्स देन दे आर प्लेस्ड इन कैटेगरी ऑफ कमेंसलिज्म। तब तो कैटेगरी बदल जाएगी ना, माइनस तो गायब ही हो गया ना हार्मलेस होने के बाद। जब माइनस ही गायब हो गया, प्लस माइनस ही नहीं है, प्लस जीरो हो गया, तो पैरासाइटिज्म कैसे कहोगे? फिर तो क्या बोलोगे? कमेंसलिज्म। फिर आंसर देता हूं, क्या इवोल्यूशन होते होते ऐसा संभव है कि पैरासाइट नुकसान पहुंचाना बंद कर दे? संभव है। क्या अभी भी पैरासाइट कहलाएगा? पैरासाइटिज्म के अंदर रहते हुए यह संभव है ना। क्या बन जाएगा? कमेंसल। फिर बड़ा सवाल आता है
एनसीईआरटी कहता है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि जो फीमेल मॉस्किटो है वो पैरासाइट नहीं है। स्टोरी सुनेंगे पहले। हमें जो मच्छर काटते हैं उनमें फीमेल मॉस्किटो काटती है। हाँ जी, मेल नहीं काटता है, फीमेल मॉस्किटो हमें काटती है। एनसीईआरटी कहता है कि वो पैरासाइट नहीं है। तो अजीब तो लगेगा पहली बार सुनने में, क्या मतलब यार, मच्छर काट रहे हैं, तुम कह रहे हो पैरासाइट नहीं है। क्यों कह रहा है? फीमेल मॉस्किटो के लिए हमारा ब्लड रेगुलर भोजन नहीं है। मॉस्किटोज के लिए जो भोजन होता है वो ग्रास से, उसका जो रस होता है, सैप होता है, वो उनका रेगुलर भोजन है। तो फिर मच्छर ने हमें क्यों काटा? हमारे ब्लड की जरूरत पड़ती है फीमेल मॉस्किटो को अंडे देने के समय पर। ये उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, कुछ अमाइनो एसिड देता है, बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है अंडे देने के समय पर। तो आप कहेंगे यार इतने मच्छर खाली अंडे देने के चक्कर में हमें काट जाते हैं। हाँ जी, वो फीमेल मॉस्किटो काटती है अंडे देने के समय पर, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, उसको सपोर्ट करता है। तो एक तो हमारा ब्लड रेगुलर भोजन नहीं है, भोजन नहीं है तो पैरासाइटिज्म से रेगुलर भोजन नहीं है तो वैसे ही बाहर हो गया। फिर उसके द्वारा हमारी बॉडी से जो ब्लड लिया गया उसका अमाउंट इतना कम है कि उस कारण से हमारी क्या ग्रोथ कम हो गई, एक मच्छर के काटने से हमारे सर्वाइवल को खतरा हो गया, रिप्रोडक्शन एबिलिटी कम हो गई। सही पहचानना है। मेरे इतना कहते और सर डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। ओ भाई, डेंगू मलेरिया में मच्छर पैरासाइट थोड़ी है। डेंगू हुआ तो वायरस की वजह से हुआ है, मलेरिया हुआ प्लाज्मोडियम ने किया है। वायरस तो उसका केवल एक वाहक है, वेक्टर है। तो मैं उसको वेक्टर होने से थोड़ी मना कर रहा हूं। मॉस्किटो इज अ वेक्टर, मॉस्किटो वेक्टर है। पैरासाइट को लाने का वेक्टर बन सकता है मॉस्किटो, यस। लेकिन क्या मॉस्किटो खुद पैरासाइट है? ना, फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट बिकॉज ह्यूमन ब्लड इज नॉट अ रेगुलर फूड फॉर देम। दे नीड ओनली ड्यूरिंग एग लेइंग। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस्ट इज वेरी लो। जो खून गया है उसका अमाउंट बहुत कम गया है, ग्रोथ पर उसका इफेक्ट नहीं है, सर्वाइवल पर इफेक्ट नहीं है। अरे यार, इससे ज्यादा खून तो इंजेक्शन लगाने में चला जाता है, उससे ग्रोथ रुक जाती है क्या हमारी? फिर बीमारी, कई बच्चे बीच में लाएंगे, बीमार हो गए। आओ भाई, बीमार होने में मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है, वो केवल वेक्टर है। मलेरिया हो गया, मॉस्किटो ने नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे भी तो मॉस्किटो हैं। अगर मॉस्किटो की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है और मॉस्किटो ने आपको काट लिया तो क्या मलेरिया हो जाएगा? क्या हर मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है? नहीं। इसीलिए तो कह रहा है एनसीईआरटी कि मॉस्किटो खुद पैरासाइट नहीं है, केवल वेक्टर है, मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है। उससे जितना कम ब्लड हमसे लिया उससे हमारी ग्रोथ, हमारे सर्वाइवल और हमारे रिप्रोडक्शन पर इफेक्ट नहीं है, क्रॉस लगा रखा है। तो इसीलिए एनसीईआरटी कहता है कि ये वेक्टर तो है पर ये खुद पैरासाइट नहीं है। खूब ध्यान से देख लेंगे स्लाइड को, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर। अब जब वेक्टर की बात आई तो यहां एक और पॉइंट बनता है जो एनसीईआरटी वेक्टर के मामले में कहता है कि कई सारे पैरासाइट को अपनी लाइफ साइकिल चलाने के लिए वेक्टर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही कहता है। प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी तक कौन लाया? मॉस्किटो लाया। तो मॉस्किटो ही तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पूरी कराने में, हमारे जैसे होस्ट तक प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट को लाने में उसकी हेल्प कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। तो वेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है पैरासाइट की लाइफ साइकिल को चलाने में। तो आप देखो, मैंने पूरी स्टोरी चलाई और पैरासाइटिज्म की जितनी कहानी है, फुल स्टोरी है, वो सारी की सारी मैंने पैरासाइटिज्म की स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है। यहां पर सारे पॉइंट बता दिए आपको।